सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और जो फीलिंग है हम लोग की वो वही है जैसे अगर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो संडे के दोपहर बाद से लगने लगता है कि फिर से मंडे आ गया, फिर से काम पर जाना पड़ेगा। कुछ वही हालत टीम इंडिया की है जो लंबे समय को आप बिल्कुल बोल्ड कर दीजिए, काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ था जब भारतीय टीम को लगभग 1 महीने का रेस्ट मिला। ये रेस्ट इसलिए मिला क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खत्म हुई उसके बाद जो है एक बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे सीरीज प्रस्तावित थी, वो टाल दी गई अलग अलग वजहों से। तो वो जो सीरीज टली उस वजह से वहां पर एक गैप क्रिएट हुआ और 1 महीने का रेस्ट मिला। लेकिन अब वो रेस्ट खत्म होने वाला है क्योंकि अब आने वाला है एशिया कप। और एशिया कप के आने के साथ साथ उसको लेकर कई तरह की हलचलें शुरू हो गई हैं। टीम सिलेक्शन से लेके, गौतम गंभीर से लेके, शुभमन गिल की वापसी से लेके और श्रेयस अय्यर को मौका ना मिलने तक, इन सब पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको लेकर आए हैं वो थोड़ी अलग है, इसलिए क्योंकि BCCI ने एक बड़ा फैसला किया है और ये फैसला है भारतीय टीम के ट्रैवलिंग प्लान को लेकर। बताएंगे आपको शो पे। शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं, ये जो ट्रैवलिंग प्लान में चेंज हुआ है उसको लेकर। एशिया कप को लेकर BCCI का बड़ा फैसला। भारतीय खिलाड़ी दुबई में 4 सितंबर को इकट्ठा होंगे। सभी खिलाड़ियों को अपने अपने शहर से आने की इजाजत दी गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। सभी खिलाड़ियों की रवानगी एक साथ नहीं होगी, यानी पहले होता यह था कि भारतीय टीम किसी एक शहर में, प्रेफरेबली मुंबई में इकट्ठा होती थी और उसके बाद वहां से खिलाड़ी एक साथ रवाना होते थे फ्लाइट में। लेकिन इस बार BCCI ने एक बड़ा फैसला किया और ये फैसला खिलाड़ियों को इजाजत दी गई कि वो अपने अपने शहर से दुबई की उड़ान भर सकते हैं। हाँ, उनके लिए ये जरूर बता दिया गया कि आप उड़ान चाहे जहां से भरिए, लेकिन 4 तारीख की शाम तक दुबई पहुंच जरूर जाइएगा क्योंकि 5 तारीख से ट्रेनिंग करनी है, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अंकिता, लॉजिकल लगता है फैसला। किसी को दिल्ली से जाना है, किसी को मुंबई से जाना है, किसी को बैंगलोर से जाना है, किसी को कहीं से भी जाना है। पहले क्या होता था, आप एक एडिशनल फ्लाइट लेकर ट्रैवल करके मुंबई आते थे जिसका कोई मतलब नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है, हाँ एक टीम बॉन्डिंग के लिहाज से एक फीलिंग जरूर आती थी कि टीम एक साथ जा रही है। लेकिन अब ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अब ये सब जानते हैं कि जब वो हडल बनाएंगे तभी टीम नहीं है। हम टीम हैं तो टीम है। हम अगर अलग अलग फ्लाइट से ट्रैवल कर लेंगे तो इससे टीम के कॉम्पोजिशन पर या टीम के तालमेल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अच्छा ही है, खिलाड़ी एक एडिशनल फ्लाइट से बचेंगे, कुछ घंटों की जो यात्रा होती है उससे भी बचेंगे, अपने समय से सब पहुंचेंगे, अपने अगले दिन एक साथ सब इकट्ठा भी हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, मतलब टाइम की बचत भी होगी। सबसे ज्यादा ये है कि आप अपनी और पैसे की भी पैसे में भी बचत होगी। तो मोटिव ये होता है कि आप सब एक साथ जुटें और वो वहां पर मैटर करता है। जब आप वहां पर इकट्ठा हो तो वो मैटर करता है कि भाई 4 तारीख को जो है वो सारे खिलाड़ी एक साथ जुटेंगे, फिर अगले दिन जो है वो नेट सेशन होगा। तो तमाम सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया ये अच्छा भी है कि भाई वहां से कोई खिलाड़ी बहुत दूर रह रहा है, वो मुंबई के लिए ट्रैवल करे, फिर वहां इकट्ठा हो। और सेम चीजें जो है वहां पर भी होती है कि आप एक ही साथ जो है वो एक ही जगह जाना है आपको। तो ये फैसला BCCI की तरफ से अच्छा लिया गया कि भाई आपका टाइम बचत वहां पर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक कहीं ना कहीं रिलीफ भी होगा कि भाई अभी मुंबई नहीं जाना है या फिर कहीं इकट्ठा आपको नहीं होना है। एक करके एक साथ जो पहले हम जाते थे कि भाई मुंबई जो है मेन लोकेशन होता था, वहां से जो है वो फ्लाइट लेके किसी भी शहर में ट्रैवल किया जाता था। तो ये फैसला जो है वो आई थिंक हर प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है और कहीं कहीं BCCI ने जो फैसला दिया है उनके लिए भी अच्छा होगा। चलिए, इस फैसले को लेकर जो तर्क रखे गए और सबसे बड़ी बात समय की बचत, पैसे की बचत के साथ साथ वो फैमिली के साथ थोड़ा और समय मिल जाता है। अभी जरूर ये 1 महीने की छुट्टी है और मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है, वरना ये खिलाड़ी लगातार ट्रैवल कर रहे होते हैं। मुझे सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना इंटरव्यू याद है अंकिता, जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अर्जुन जो है वो बहुत छोटा है और मैं घर जाता हूँ और बैग अनपैक करता हूँ और उसके बाद 2 दिन बाद फिर पैक करके चला जाता हूँ। प्रॉबेबली वो समझ भी नहीं पाता है, वो इतना छोटा है कि वो समझ भी नहीं पाता है कि मैं करता क्या हूं, कि मैं आया और फिर मैं चला गया। लेकिन शायद, और तब सचिन तेंदुलकर वो सचिन तेंदुलकर नहीं थे जो फाइनली वो रिटायर हुए तब थे। तो उन्होंने कहा फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब अर्जुन बड़ा होगा और उसको समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूं, तो शायद वो मेरे ऊपर प्राउड फील करे। तो खैर, प्राउड तो सचिन तेंदुलकर पर पूरी दुनिया करती है, क्रिकेट के फैन जहां जहां हैं वहां लोग उन पर प्राउड करते हैं। लेकिन वो फैमिली टाइम भी मिल जाता, थोड़े से कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आपको ट्रैवल कम करना पड़े तो। BCCI की तरफ से जो कहा गया वो आपको बता देते हैं। यात्रा के इंतजामात जो करने होते हैं, यानी लॉजिस्टिक्स जो होता है,
उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। वरना फिर वही वाली बात है कि एक आदमी की ड्यूटी आप इसी में लगा दीजिए कि वो सभी खिलाड़ियों को पहले मुंबई पहुंचाए। दुबई पहुंचाना तो बात की बात है, मगर आप जानते हैं बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, इन सब के लिए वो सारी चीजें जो है वो इंतजाम करने पड़ते हैं। फ्लाइट का इंतजाम करने से लेकर हर चीज जो है वो देखनी होती है, और वो लॉजिस्टिक जो है उसी से बचने के लिए ये किया गया है। सभी खिलाड़ियों को 4 सितंबर की शाम तक पहुंचना करना होगा। ऐसा करने से खिलाड़ियों को ही सुविधा होगी, ये कहना है बीसीसीआई का। इसके अलावा 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी एशिया कप की तैयारी। आईसीसी की एकेडमी जो है उस एकेडमी में ये तैयारी शुरू होगी। यूएई में जब भी जाती है भारतीय टीम, आईसीसी एकेडमी में ही प्रैक्टिस होती है या फिर मैदान में होती है, लेकिन मैदान में मैच से अमूमन एक दिन पहले ही मौका मिलता है, वरना आप आईसीसी की एकेडमी, और बड़े अच्छी व्यवस्था इंतजाम वहां पर है। मैं गया हूं और मैंने देखा है कि मतलब किस तरह से, चाहे आप इंडोर नेट्स की बात कर लें, चाहे आप वहां का जो वार्म अप एरिया है उसकी बात कर लें, और या फिर वो जो मेन प्रैक्टिस की पिच है वहां पर बात कर लें, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है आईसीसी की तरफ से, जहां इस तरह के टूर्नामेंट्स में जहां टीमें वहां पहुंचती हैं उनके लिए प्रैक्टिस के इंतजामात हैं। उन स्टेडियम से अलग जो स्टेडियम्स वहां पर हैं, यानी यूएई की बात कर लें आप या दुबई की बात कर लें, उन स्टेडियम से अलग यहां पर आईसीसी की एकेडमी में भी इंतजामात हैं। और जैसा हम लोग बात कर रहे थे अंकिता, खिलाड़ी पहुंच गए, सबको आपने एक मोटा मोटी बता दिया कि 4 तारीख की शाम तक आप लोग अपने अपने शहर से पहुंच जाइए, 5 तारीख से प्रैक्टिस, यानी असली बिजनेस जो है वो 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ये माइंड मेकअप भी हर खिलाड़ी का रहेगा कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का भी एक तरीके से हम कहते हैं ना कि थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा और समय भी बच जाएगा, और साथ ही साथ वो प्रेशर भी नहीं रहेगा। आप थोड़ा रिलीफ रहेंगे कि यहाँ से ट्रैवलिंग में आपका कहीं ना कहीं वो हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है आपके दिमाग में, वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी और आराम से आप पहुँचेंगे 4 तारीख को, और 5 तारीख को जो है वो प्रैक्टिस भी आप शुरू कर देंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स भी, अब फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम भी एक्सपेंड कर लेंगे, और ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हैं। और यहाँ से जो टीम गेम दिखाता है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के प्लेयर्स को भी पता है कि भाई वो सारी चीज़ें जो है वो हमने कैसे, अभी हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीती थी, वहाँ की पिचेस से वाकिफ है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा असुविधा उनको नहीं होगी। और जो सबसे ज़्यादा रिलीफ का सबसे मैटर होता है वो होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप वहाँ जाकर क्या कुछ नया करेंगे और क्या वेरिएशंस वहाँ पर, तमाम सारी प्रैक्टिस की बात अगर करेंगे तो वहाँ पर आई थिंक कोच और कप्तानी की निगरानी में और भारतीय टीम वाकिफ है वहाँ के पिचेस से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थिंक टीम इंडिया को नहीं होने वाली है दुबई में। बिल्कुल, हाल फिलहाल में काफ़ी क्रिकेट वहाँ पर खेली है भारतीय टीम ने, वो चाहे न्यूट्रल वेन्यू की वजह से हो या फिर बीच में 1-2 सीजन वहाँ पर आईपीएल के मैचेस भी खेले गए हैं। ठीक ठाक वहाँ का सैंपल साइज जो है भारतीय टीम का वहाँ के पिचेस को समझने का वो ठीक ठाक है। अब आ जाते हैं 1 महीने की छुट्टी वाली बात कर लेते हैं। 1 महीने की छुट्टी खत्म हो रही है साहब। 1 महीने का अंतराल जो है भारतीय क्रिकेट टीम को पिछले 7, 8, 10 सालों में तो मुझे नहीं याद आता जब भारतीय टीम को 1 महीने की छुट्टी मिली हो, लेकिन यहाँ पर वो 1 महीने की छुट्टी मिली थी जो अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। 4 अगस्त को ओवल टेस्ट के बाद मिली थी छुट्टी। अगर आपको याद होगा भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, वहां आखिरी टेस्ट मैच जो है वो 4 अगस्त को खत्म हुआ था और बड़े ही शानदार अंदाज में अंकिता वो मैच भारत ने जीता था। यानी जो आखिरी याद है क्रिकेट के मैदान की वो बड़ी सुनहरी याद है। 6 रन से जीता था आई थिंक, जहां तक मुझे याद है भारतीय टीम ने वो टेस्ट मैच। और अब उसके बाद भारतीय टीम, और जो जानकारी मैंने आपको बीच में बताई भी थी कि उस सीरीज के और एशिया कप के बीच में एक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज प्रस्तावित थी, लेकिन वो टल गई। अब टेस्ट टीम में शामिल कई खिलाड़ी ऐसे हैं, यानी वो जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम थी उसके कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब इस वनडे टीम के लिए भी चुने गए हैं, इंक्लूडिंग शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह। इन दोनों खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है, साथ ही साथ नजर रहने वाली है गौतम गंभीर पर भी। गौतम गंभीर पर अलग से बात करेंगे, लेकिन गिल इसलिए उन पर नजर रहेगी अंकिता क्योंकि लगभग 1 साल के बाद लौट रहे हैं, और बुमराह पर इसलिए रहेगी क्योंकि वहां इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेला था और उसके बाद अजीत अगरकर ने, जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने तस्वीर साफ कर दी कि भाई हमारी जो बुमराह को लेकर प्लानिंग है, जो हमारा मैनेजमेंट है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, उनको लेकर वो बड़ा क्लियर है कि हमको हर इंपॉर्टेंट मैच में बुमराह चाहिए। अब एशिया कप इंपॉर्टेंट है, बुमराह आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा जहां पर लगेगा कि उनको आराम दिया जा सकता है वहां आराम दे दिया जाएगा। इस लिहाज से बुमराह और शुभमन गिल नजरें रहेंगी इन दोनों पर। बिल्कुल, और देखिए मतलब जब आप मैच जीत कर आते हैं, जब ड्रॉ करवा के आते हैं सीरीज और एक टफ फाइट वहां पर आप दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। और रही बात भारतीय टीम मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बैक भी करती है टीम इंडिया को, खिलाड़ियों को बैक करती है। और जसप्रीत बुमराह की जब बात आती है और टीम के साथ वो होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से फीलिंग भारतीय टीम को आती है, फैंस को आती है कि भाई जसप्रीत बुमराह है, तो मतलब एक सीनियर खिलाड़ी के होने के नाते
वो डर का माहौल नजर नहीं आता है। हालांकि बाकी प्लेयर्स भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, सीनियर खिलाड़ी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाती है। शुभमन गिल की बात करें तो आईपीएल में एक अच्छा प्रदर्शन किया था, साल 2025 उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा, उप कप्तानी मिली है और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले कुछ सालों में जो है वो कप्तान के तौर पर भी आपको नजर आएंगे। तो तमाम सारी बहुत काबिलियत उनके अंदर है और जिस तरीके का प्रदर्शन हाल फिलहाल में किया है, बल्लेबाजी से किया है, हालांकि फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, लेकिन फिर भी जो करंट फॉर्म में मैटर करते हैं वो ज्यादा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये रहता है कि आपकी करंट फॉर्म कैसी है, जो कि दर्शाती है कि गिल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर एक फॉर्मेट में फिट हो सकते हैं और हर एक फॉर्मेट में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दो खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और गिल पर नजरें होने वाली है। बाकी भारतीय टीम का जो T20 का रिकॉर्ड रहा है वो काफी बेहतरीन रहा है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी हो या फिर गौतम गंभीर की कोचिंग हो, तो कहीं ना कहीं लकी चार्म जो है वो माने जा रहे हैं यहाँ पर सूर्य कुमार यादव। तो टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। अब क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल का जो स्क्वाड सामने आया है वो कहीं ना कहीं काफी बढ़िया है भारतीय टीम के लिहाज से। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो कॉम्बिनेशन है वो सब कुछ इस तरह से सोचकर चुना गया है कि इस फॉर्मेट के लिहाज से, यूएई की पिचेस के लिहाज से, भारतीय टीम की जो ओपोनेंट टीम्स हैं उनके लिहाज से वो एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए, इस तरह का प्लेइंग 11 चुना जाए जो इस टूर्नामेंट में ना सिर्फ जीत हासिल करे बल्कि वो जो डोमिनेट कर रही है भारतीय टीम इस फॉर्मेट को वो कंटिन्यू रहे, वो जारी रहे। और अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है, उसकी तैयारियों के मद्देनजर भी ये इंपॉर्टेंट है। बुमराह की अभी हम बात कर रहे थे, बुमराह को लेकर जो भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच थे भरत अरुण, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी बताई है। वो कहानी आपको बताते हैं, बड़ा दिलचस्प है ये, क्योंकि हम लोग अक्सर विराट कोहली की फिटनेस की बात करते हैं, उनके कमिटमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये बयान जो है बताता है कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को तैयार किया। हमने बुमराह का एक्शन बदलने की सोची थी, ये बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात हो रही है, लेकिन बदलाव के बाद उनकी रफ्तार नहीं आ रही थी। इस बदलाव का कोई मतलब ही नहीं था अगर गेंदबाजी असरदार नहीं होगी। हमने दोबारा उनका एक्शन देखा, ये बात समझ आ गई कि बुमराह का एक्शन ही रफ्तार को पैदा करता है, लेकिन उसमें स्ट्रेस का खतरा शुरू से था, यानी वो जो बाद में जिसकी वजह से उनको तकलीफ भी हुई। हमने बुमराह को ये सारी बात बताई और वो इस चुनौती के लिए तैयार थे। इसके बाद बुमराह के खान पान से लेकर दिनचर्या में अलग स्तर का बदलाव आ गया। उन्होंने सेहतमंद खाना शुरू किया, विराट कोहली की तरह। बर्गर, पिज्जा, मिल्कशेक के शौकीन बुमराह ने सब कुछ रातों रात छोड़ दिया। ये उनकी कमिटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से बुमराह ने अपनी जो वो कमिटमेंट दिखाई है, जिस तरह से उनका ये जो आदत थी, यानी एक तो उनकी शारीरिक जो बनावट है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, उससे जो चीजें जो उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहे थे वो अलग थे। उसके अलावा खान पान, वो जो हम कहते हैं ना, हम अक्सर बात करते हैं फिटनेस का मतलब विराट कोहली, क्योंकि उनका काफी बताया जाता है कि भाई छोले भटूरे खाते थे, सब खाते थे, लेकिन छोड़ दिया। यहां तो पता चला कि साहब जसप्रीत बुमराह भी पिज्जा, बर्गर, मिल्क शेक सब कुछ छोड़ के तब आज वो जसप्रीत बुमराह बने। बिल्कुल, और देखिए मतलब हर चीज़ें जो है वो आपको अच्छी लगती है, मतलब हर बुरी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ऐसा मतलब हर किसी के जीवन में रहा है। लेकिन जब बात आती है हेल्थ की, जब बात आती है कि भाई आप, ये लगता है अंकिता के दिल का दर्द भी निकल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब आप हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, जैसा कि हमने हर कंडीशंस में देखा है, हर खिलाड़ी के साथ देखा है। और खिलाड़ी को फिट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिट रहना भी ज़रूरी है। अगर आप फिट रहेंगे तभी आप हिट होंगे, और ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो विराट कोहली के लिहाज से हमने देखी। लेकिन जिस तरीके के शौकीन जसप्रीत बुमराह थे, भाई पिज्ज़ा, बर्गर, मिल्क शेक और तमाम सारी चीज़ें जो है वो किसको नहीं अच्छी लगती हैं, और आई थिंक मन को भी वही अच्छा लगता है, लेकिन मन को जब मारना आपको आ जाता है तब शायद आप और आगे बढ़ जाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के खिलाड़ी हैं और तेज़ गेंदबाजों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हमने देखा कि तेज़ रफ्तार की वजह से आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हैंड में प्रॉब्लम हो सकती है, और जिस तरीके का जेस्चर जसप्रीत बुमराह दिखाते हैं, वेरिएशंस उनके पास तमाम सारी हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी होगा। अपने खान पान को जो है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो बदलाव बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। और ये तमाम सारी चीजें जो है, अगर विराट को आप देख लें जो चीकू के नाम से पहले जाने जाते थे, हालांकि अभी भी कुछ लोगों के लिए वो चीकू ही हैं, लेकिन जब आप 2007, 2008, 2011-12 की तस्वीर देखेंगे तो एक अलग विराट कोहली नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने चेंज किया, मतलब मैं कुछ पढ़ रही तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्हें मीठा खाए हुए बहुत दिन हो गया। तो ये छोड़ना, आपकी फेवरेट चीज़ों को छोड़ना और फिर लाइफ में आगे बढ़ना बहुत सेक्रीफाइस होता है, अपनी हेल्थ के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, अपने लव्ड वन के साथ भी, तमाम सारी चीजें सेक्रीफाइस करने के बाद ही मिलती है। तो आई थिंक जसप्रीत बुमराह के लाइफ में भी एक बड़ा रोल रहा है फिटनेस को लेकर, उनके खान पान को लेकर, और बदलाव आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छे ही होते हैं।
बिल्कुल बदलाव अच्छे ही होते हैं और उस डेडिकेशन का, उस कमिटमेंट का असर हमने देखा भी है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने उसी गेंदबाजी एक्शन के साथ जो है गेंदबाजी को कंटिन्यू किया और वर्ल्ड क्रिकेट में आज की तारीख पे वो राज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं गौतम गंभीर पर बात करते हैं। गौतम गंभीर का भी इस टूर्नामेंट से ना बड़ा खास रिश्ता रहा है, लेकिन अब जो रिश्ता है वो कोच के तौर पर है, इससे पहले खिलाड़ी के तौर पर था। उनके कोच के तौर पर जो चैलेंजेस हैं उस पर बात कर लेते हैं। बड़ी चुनौती है, पहली बार हेड कोच के तौर पर इस टूर्नामेंट में उतरेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट से जैसा मैंने कहा खास रिश्ता है। बतौर खिलाड़ी 3 बार एशिया कप में वो उतर चुके हैं, जिसमें से एक बार उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया था। 2010 का वो साल था और 200 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे 2010 में, और उनकी जो औसत थी वो 50 रन से ज्यादा की थी। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब परफॉर्मेंस जो है करनी है एक कोच के तौर पर बेहतर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनसे यही है। उनको जो ये जिम्मेदारी दी गई है उसमें जो बड़े माइलस्टोन्स हैं जो बीच बीच में, उसमें एक एशिया कप आता है, क्योंकि मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। आप बाकी टीमों को भी एक मैसेज देते हैं। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एशिया कप को T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट माना जा रहा है। तो आपके पास एक मौका है कि आप यहां पर जीत हासिल करें और जीत हासिल करके बाकी टीमों को एक संदेश भी दें, एक मैसेज भी दें। आपको दिखा देते हैं एक बार एक टीम, क्योंकि इस जो टीम चुनी गई है वो टीम भी गौतम गंभीर के हिसाब से चुनी गई है। जिस तरह की टीम वो चाहते हैं इस टूर्नामेंट के लिए, वैसी टीम उनको चुनकर दी गई है। एक बार टीम दिखा दीजिए, तो उससे फिर यह भी समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिर इस टूर्नामेंट में गौतम गंभीर के सामने चुनौतियां हैं। ये टीम जो आप देख रहे हैं, वैसे इस टीम में हर एक खिलाड़ी डिजर्व करता है, लेकिन डिजर्व करने के बाद भी कुछ खिलाड़ी नहीं खेल पाते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रेयस अय्यर जो डिजर्व करते थे लेकिन नहीं आ पाए टीम में, क्योंकि किसी खास नजरिए से जब आप देखेंगे तो उनकी जगह नहीं बन रही है। अब वो जो नजरिया है जिसमें आप अपने कुछ खिलाड़ियों को बैक करते हैं, उसमें अगर आप इस लिस्ट में जो आपके स्क्रीन पर है इस वक्त, आप शुभमन गिल का नाम ले लीजिए, जो लगभग 1 साल से T20 फॉर्मेट का हिस्सा नहीं थे। इवन जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था T20 का, उस टीम का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन यहां पर वो हिस्सा हैं क्योंकि वो इंग्लैंड में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके आए हैं। इसके अलावा आप जीतेश शर्मा का नाम ले लीजिए, जिस तरीके से उनको गौतम गंभीर ने प्रमोट किया है ये हर कोई देखता है। उसके अलावा आप इस तरफ आ जाएंगे तो आपको वरुण चक्रवर्ती का नाम दिखाई देगा और इसके साथ साथ हर्षित राणा का नाम दिखाई देगा। ये वो नाम है जिनको आप प्लेइंग 11 में एकोमोडेट करने के लिए कोशिश करते हैं कि आप उनको जगह दे सकें, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर खिलाड़ी का, हर कोच का, हर कप्तान का एक कंफर्टेबल फैक्टर होता है, उसके कुछ भरोसेमंद लोग होते हैं, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये कोई सिफारिशी खिलाड़ी नहीं है, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनकी गंभीर के साथ एक रेपुटेशन है, जिन्होंने गंभीर ने अगर कोच के तौर पर कोई रोल सौंपा तो वो रोल उन्होंने निभाकर दिया है, इसीलिए वो बॉन्डिंग बनी है और इसीलिए ये टीम है। लेकिन कोच के तौर पर यह चुनौती तो आ जाती है अंकिता, अगर आपने थोड़ी सी भी एक्सपेरिमेंटल टीम चुनी है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट ना किया होता, बिल्कुल वैसी टीम रखी होती जैसी टीम थी, तो शायद आप पर सवाल नहीं उठते। लेकिन चूंकि आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, अब अगर कहीं कुछ 19-20 हो जाता है, कहीं ऊंच नीच हो जाती है, तो वो जो बड़ा एक वर्ग है जो हमेशा हर चीज में आलोचना के लिए बैठा रहता है, एकदम रेडी रहता है, रेडी मोड में रहता है, बस जैसे ही कुछ हुआ तुरंत वो अपने बयानों से बौछार करना शुरू कर देता है। उस तरह के लोगों की ये मतलब एक तरीके से उन लोगों के लिहाज से ये चैलेंज है गौतम गंभीर के सामने, क्योंकि ये टीम ऑलमोस्ट उनकी चुनी हुई टीम है। जिस तरह की टीम वो चाहते थे वैसी टीम उन्होंने बनाई है। अब इससे रिजल्ट अच्छे देने होंगे, ये चैलेंज गंभीर के सामने रहेगा। बिल्कुल चैलेंज भी रहेगा। और देखिए मतलब 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो गिल को जब मौका नहीं दिया गया था तो वहां पर भी तमाम सवाल उठे थे कि भाई गिल इतने बढ़िया प्लेयर है, इतने शानदार फॉर्म में, आप उन्हें टीम में शामिल नहीं किया। अब देखिए उन्हें टीम में शामिल किया गया तो उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवालों के जो हम कहते हैं सवाल जो है वो सवाल जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन जब बात आती है टीम कॉम्बिनेशन की, टीम की बात आती है तो आप अपने हिसाब से कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। मतलब गिल ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हर एक फॉर्मेट में फिट बैठे हैं, चाहे वो आप माने या ना माने। मतलब जो कुछ लोग मानते हैं कि भाई गिल को जो है वो मौका दिया जाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ओपनिंग जो है वो संजू सैमसन और अभिषेक काफी अच्छा कर रहे हैं, आप छेड़खानी नहीं कर सकते जो पहले वाली टीम है। तो एक्सपेरिमेंट तो आपको करना पड़ेगा। और जैसे हमने देखा कि जैसे जब वो KKR के टीम में थे, यानी कि जब उन्होंने अपनी कप्तानी में 2 बार ट्रॉफी भी दिलाई थी यहाँ पर KKR को, और जब मेंटोर बने तो उन्होंने वो करके दिखाया। मतलब बल्लेबाज के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर भी उन्होंने एक बढ़िया प्रदर्शन किया। और जब बात आई यहाँ पर मेंटोर की KKR की, तो वहाँ पर भी 2024 में ट्रॉफी दिलाई। और T20 फॉर्मेट की बात करें तो T20 फॉर्मेट में भी उनका जो प्रदर्शन रहा है वो कमाल का रहा है। वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, बाकी टूर्नामेंट याद कर लीजिए, वहाँ पर किस तरीके से योगदान था यहाँ पर गौतम गंभीर का, वो आई थिंक हर किसी को पता है। तो उम्मीद यही है कि जो ये टीम गई है, जो टीम कॉम्बिनेशन है वो अच्छा करे। बाकी प्लेयर्स तो आई थिंक हाल फिलहाल के प्रदर्शन के हिसाब से बात करें तो काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय टीम ने हाल फिलहाल में सब कुछ अच्छा ही किया है, सिवाय वो जो पिछले साल
पिछले जो टेस्ट मैचेस थे, यानी बीजीटी और बीजीटी से पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी, वो सीरीज अच्छी नहीं गई। अगर वो सीरीज दो में से कोई एक सीरीज भी अच्छी चली गई होती तो अभी गौतम गंभीर मतलब जो हेड कोच के तौर पर उनका कार्यकाल है वो बहुत ही शानदार माना जाता है, क्योंकि वहां पर हमसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से घर में हारना पड़ा और बीजीटी लगभग एक दशक के बाद हम हारे थे, तो इसलिए वो थोड़ा सा वहां पर एक ऐसा कमी सी दिखाई देती है। हालांकि इंग्लैंड में जिस तरह से भारतीय टीम ने सीरीज को ड्रॉ किया, जिस तरह से भारतीय टीम ने यंग टीम ने जाके परफॉर्म किया, वहां पर भी काफी बेहतरी दिखाई दी है। आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं गौतम गंभीर का, क्योंकि गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड भी समझना बहुत जरूरी है। एक कोच के तौर पर उन्होंने अभी तक जो उनका टेन्योर रहा है, ये उनका रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 यानी तीनों के हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। टेस्ट मैच उन्होंने 15 खेले हैं, 5 में जीत मिली है, 8 मैच में हार मिली है और 2 मैच जो है वो ड्रॉ रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो हार जो है वो जीत से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप लिमिटेड ओवर्स में आएंगे यानी वनडेज में आएंगे, वहां पर 11 मैच है, 8 जीत 2 हार और सिर्फ 1 मैच था जो टाई हो गया था। और ये रिकॉर्ड्स और बेहतर हो जाते हैं जब T20 में भारतीय टीम आ जाती है, जहां 15 मैच भारतीय टीम ने गौतम गंभीर की कोचिंग में खेले हैं और 13 मैच में जीत हासिल की है। सिर्फ 2 मुकाबले ऐसे हैं जहां उसको हार का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा फॉर्मेट है T20 जहां गौतम गंभीर ने अपने आप को ढाल लिया है। वो खिलाड़ी के तौर पर आप याद कर लीजिए KKR के साथ, आप मेंटोर के तौर पर याद कर लीजिए KKR के साथ, और अब भारतीय टीम के साथ जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है इस फॉर्मेट में, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता कि T20 फॉर्मेट में वो बहुत शानदार कर रहे हैं। यही उम्मीद भी रहेगी अंकिता कि चूंकि मतलब लॉजिक बहुत सिंपल है, एशिया कप में जो हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा सबसे भारी है, भारतीय टीम सबसे बड़ी दावेदार है, उसके पीछे भारतीय खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है, उनका जो एक्सपीरियंस है, आईपीएल का जो कुशन है, वो सब तो है ही, साथ ही आंकड़े भी हैं गौतम गंभीर के एज अ कोच। 15 मैच, 13 में जीत, सिर्फ 2 में हार। कहने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कौन सबसे तगड़ा दावेदार है। बिल्कुल, देखिए टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो बैक टू बैक जब 2 मैच में हार में 2 सीरीज में आपको हार मिली, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या जो अगली सीरीज होगी वहां पर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वो प्रेशर काफी ज्यादा होता है कि अगर आप हारते हैं तो मतलब दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। मतलब आपको लगता है कि ये मैच अगर गवा दिया तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे आपके कप्तानी पर, आपके कोचिंग पर और पूरे टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन T20 फॉर्मेट में रहा, ODI फॉर्मेट में रहा, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि टीम इंडिया ने क्या बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे कप्तानी दी गई, हार्दिक पांड्या पहले कप्तान थे T20 फॉर्मेट के थोड़े दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जब कप्तानी ओवरऑल यहाँ पर सूर्या को मिली तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठे कि भाई यहाँ पर क्या ये कॉम्बिनेशन जो है वो फिट बैठेगा। लेकिन जिस तरीके का आउटकम मिला, भारतीय टीम ने दिया, भारतीय प्लेयर्स ने दिया, कप्तान ने दिया, कोच ने दिया, तो उसके बाद सवालों के जो घेरे थे वो कहीं ना कहीं कम हो गए। और उसके बाद फिर आउटकम जब आप देखते हैं कि पॉजिटिव होता है तो फिर वही चीज़ें आप एक्सेप्ट भी धीरे धीरे करने लगते हैं। तो ODI फॉर्मेट हो या फिर T20 फॉर्मेट हो, वहाँ पर गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हाल फिलहाल का जो प्रदर्शन है वो भी इंक्लूड किया जाता है और वहाँ से हर एक प्लेयर जो है वो अपने आप में वो मादा रखता है। चाहे वो जितेश की बात करें जिन्होंने RCB के लिए जो एक फिनिशर का काम किया, तो आई थिंक कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। प्लेइंग 11 क्या कुछ होगी, कुछ प्लेयर्स को बाहर बैठना पड़ सकता है, कुछ प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता है और हर खिलाड़ी को पता है कि सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, वो है जीत का। तो इसी मंत्र के साथ भारतीय टीम चैंपियंस एशिया कप में उतरेगी और उम्मीद यही करेगी कि हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करे। बिल्कुल यही मंत्र ही है खेल का कि आप जब मैदान में उतरें तो जीत के ले जाएं। एक बार सचिन तेंदुलकर से फ़ोन पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको क्या कुछ किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही थी, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था उस खिलाड़ी को, तो उन्होंने बड़ी बेसिक सी बात कही लेकिन बात बहुत पहुंची हुई बात थी। उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है ना, वो हर मैच में सोच के जाता है कि आज मुझे शतक बनाना है, या कोई भी गेंदबाज जो मैदान में जाता है वो हर बार ये सोच के जाता है कि मुझे आज 5 विकेटें निकालनी है, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। तो मंत्र यही रहता है, मंत्र यही है भारतीय टीम का और गौतम गंभीर का, साथ ही साथ पूरे जो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड है, सबका मंत्र ये कि एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो जीत कर लानी है। हाँ, उसके लिए जो मेहनत करनी है, उसके लिए जो मशक्कत करनी है, वो शुरू हो जाएगी 5 तारीख से। हमारी खबर पर, हर खबर पर नजर रहेगी, हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इस शो के लिए आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।